वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने गुणसूत्रों के बारे में देखा था। गुणसूत्र किससे कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, दैहिक गुणसूत्र कौन से होते हैं, और जीवों में विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र होते हैं उनकी उपस्थिति के बारे में, और गुणसूत्रों की संरचना के बारे में हमने स्टडी की थी। अब ध्यान दें कि मानव में गुणसूत्र संबंधी कौन कौन सी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि गुणसूत्रीय विकृतियां कहते किसे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि मानव की बात करें तो मानव में जब लैंगिक जन्म होता है, उस लैंगिक जन्म के दौरान जो भ्रूणीय विकास होता है, भ्रूण का परिवर्तन होता है, उस भ्रूणीय विकास के समय गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी गुणसूत्रों की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, गुणसूत्रों की संख्या में किसी भी प्रकार का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और गुणसूत्रों की संख्या में किसी भी प्रकार का भ्रूणीय विकास के दौरान परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप असामान्य बच्चे पैदा होते हैं। उसके फलस्वरूप बच्चे कैसे पैदा होंगे, असामान्य बच्चे उत्पन्न होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ये हमें इस प्रकार के जो असामान्य बच्चे होंगे वो किसके कारण से उत्पन्न होते हैं, गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार की संख्या या संरचना में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां कहा जाता है। गुणसूत्रीय विकृतियां होती है वह गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना, गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो गुणसूत्रीय विकृतियां गुणसूत्रों की संख्या एवं हमें ध्यान रखना है कि इनकी संरचना में कोई भी प्रकार का परिवर्तन होता है, संख्या एवं संरचना में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। गुणसूत्रीय विकृतियां होती हैं वह किससे उत्पन्न होती हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, गुणसूत्रीय जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं वह गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। यानी इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने के फलस्वरूप ही गुणसूत्रीय विकृतियां उत्पन्न होती है, हमें ध्यान रखना है। तो मनुष्य के अंदर गुणसूत्रीय विकृतियां किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, इनकी संख्या एवं संरचना में परिवर्तन होने से उत्पन्न होती है। ये संख्या और संरचना में परिवर्तन होता है वह आपको ध्यान रखना है ऑटोसोम्स गुणसूत्र में भी हो सकता है। यानी इन गुणसूत्रों में संख्या एवं संरचना में परिवर्तन होता है वो कौन से गुणसूत्र में हो सकते हैं, ऑटोसोम्स, या जिसे हम क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, उनमें भी हो सकता है। या हमें ध्यान रखना है किसमें हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है लिंग गुणसूत्रों में भी हो सकता है। एवं किसमें हो सकता है, लिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो संख्या एवं संरचना में परिवर्तन होता है ये परिवर्तन ऑटोसोम्स या जो अलिंग गुणसूत्र उनमें भी परिवर्तन होने से हो सकता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है ये परिवर्तन होता है वो लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने के फलस्वरूप भी हो सकता है। इस आधार पर जो मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां होती हैं उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो इस आधार पर मानव में जो गुणसूत्रीय विकृतियां उत्पन्न होती हैं उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला हमें ध्यान रखना है ऑटोसोमल असामान्यताएं या अलिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं। ऑटोसोमल असामान्यताएं या इसे हम क्या कह सकते हैं, अलिंग गुणसूत्र संबंधी, अलिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं। यानी अलिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यता, ये हमें ध्यान रखना है, एक प्रकार हो गया। और दूसरा प्रकार हमें ध्यान रखना है वो कौन सा, ध्यान रखना है लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने से। तो आप ध्यान दीजिए लिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यता, संबंधी असामान्यता। तो इस प्रकार से असमानता होती है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। पहली कौन सी ध्यान रखनी है, ऑटोसोमल असमानता है, और दूसरी हमें कौन सी ध्यान रखनी है, लिंग गुणसूत्र संबंधी असमानता है। अब सबसे पहले हमें देखते हैं ऑटोसोमल्स। यानी ऑटोसोमल का मतलब क्या हुआ
कि ऑटोसोम्स गुणसूत्रों से संबंधित होगी उसे हम ऑटोसोमल कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है, मनुष्य के अंदर जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो तो लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, उसे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जबकि दूसरे गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कि लिंग निर्धारण का कार्य नहीं करते हैं, कायिक लक्षणों से संबंधित होते हैं, दैहिक लक्षणों से संबंधित होते हैं, उन्हें हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। और जब अलिंग गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में किसी भी परिवर्तन से विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमस असमानता कहते हैं। तो आप क्या ध्यान दीजिए, जब अलिंग गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में विकार उत्पन्न होता है, संरचना में कोई भी विकार उत्पन्न होता है, कोई भी विकार उत्पन्न होगा, असमानता उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होता है, तो उससे जो असमानताएं उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान का ऑटोसोमल्स असामान्यताएं कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, अलिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसमें आप दो उदाहरण मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। सबसे पहला उदाहरण हमें ध्यान रखना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी जाता है, डाउन सिंड्रोम। सबसे पहला हमें कौन सा ध्यान रखना है, डाउन सिंड्रोम, और दूसरा हमें इसमें ध्यान एडवर्ड सिंड्रोम। तो दूसरा हमें कौन सा ध्यान रखना है, एडवर्ड सिंड्रोम। तो ये दो सिंड्रोम हमें ध्यान रखने हैं, एक तो डाउन सिंड्रोम और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, एडवर्ड सिंड्रोम। तो ये दो प्रकार के सिंड्रोम में ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, लिंग गुणसूत्र संबंधी, यानी जब लिंग गुणसूत्रों की संख्या में संरचना में परिवर्तन होता है, जब लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न विकार, लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न विकार क्या कहलाएंगे, उत्पन्न विकार होंगे, उन विकारों को हम लिंग गुणसूत्र संबंधी विकार कहा जाता है या असमानताएं कहा जाता है। इसमें भी आप दो उदाहरण मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। एक तो आप ध्यान दीजिए, जो हमें ध्यान रखना है, महिला में देखा जाता है जिसे हम क्या कहेंगे, टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में देखा जाता है। दूसरा हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इस प्रकार से दो सिंड्रोम हमें ध्यान रखने हैं, एक तो कौन सा ध्यान रखना है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और एक कौन सा ध्यान रखना है, टर्नर सिंड्रोम हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से सबसे पहला सिंड्रोम हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो ध्यान दीजिए, डाउन सिंड्रोम सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, डाउन सिंड्रोम है, इसका सर्वप्रथम अध्ययन या खोज किसने की थी, तो इसका सर्वप्रथम अध्ययन क्या था, वह आपको ध्यान रखना है, लैंगडम डाउन ने किया था। लैंगडम डाउन ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। 1866 में इस जो विकार है या आनुवंशिक विकार है इसकी खोज की थी, वो लैंगडम डाउन ने की थी, ये हमें ध्यान रखते हैं। यह जो होता है इसका कारण क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिए, इसका कारण होता है वह 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना है। 21वें गुणसूत्र जोड़ी में एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना, एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना, यानी 21वें गुणसूत्र में क्या होता है, अतिरिक्त प्रति का आ जाना, यानी एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना है, यानी 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, 21वें गुणसूत्र में, वैसे आप ध्यान दीजिए 2 की बजाय क्या होते हैं, 3 गुणसूत्र प्रति आ जाती है, यानी इसमें गुणसूत्रों की कितनी प्रति आ जाती है, 3 गुणसूत्रों की प्रति आ जाती है, जिसके कारण से टोटल कुल क्रोमोसोम्स की संख्या या कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वह कितनी हो जाती है, तो कुल गुणसूत्र हो जाएंगे वह 46 मनुष्य में वैसे भी होते हैं, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक अतिरिक्त हो जाएगा, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाती है, जिसमें आप ध्यान दीजिए 44 ऑटोजोम्स होते हैं, उस 44 ऑटोजोम्स के अतिरिक्त एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, यानी 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाती है। एक्स वगैरह कुछ नहीं ध्यान रखना हमें, यहाँ पर यही ध्यान रखना है 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है, एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, यानी 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता यहाँ पर देखी जाती है। 21वें गुणसूत्र में 3 कॉपी देखी जाती है एक साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमिकता, या इसे हम डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, डाउन सिंड्रोम
इसकी खोज लैंगडम डाउन ने की थी। 21वें गुणसूत्र के एक अतिरिक्त प्रति आ जाने के कारण से इस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। अर्थात इसमें 21वें गुणसूत्र में 2 गुणसूत्रों की बजाय कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 3 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इसे हम 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता या इसे हमें 21वें गुणसूत्र की त्रिसोमिता भी कहा जाता है। तो ये ट्राइसोमी कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है जिसके कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 की बजाय कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 45 हो जाएंगे, वे ऑटोसोम्स हो जाएंगे और एक और एक्स या एक्स वाई हो सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में इसके लक्षण कौन कौन से देखे जाते हैं, यानी इस प्रकार की होती है वो किस कारण से उत्पन्न होती है और किस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। इस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है वह हमें ध्यान रखना है जब मादाओं के अंदर अंड जनन की प्रक्रिया होती है, उस दौरान जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो अंडाणु बनते हैं, उन अंडाणुओं के अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी आ जाने से कारण से मादा के अंदर जो अंडाणु बनेंगे, उन अंडाणुओं के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 की बजाय कितनी हो जाएगी? 24 गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु अगुणित होते हैं और अगुणित अंडाणुओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23 होनी चाहिए, उसकी बजाय यहाँ पर कितनी आ जाती है? 24 आ जाती है अर्धसूत्री विभाजन या अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है उस दौरान। तो इस प्रकार की परिस्थिति में जो अंडाणु बनेंगे वे अंडाणु कैसे होंगे? 24 गुणसूत्र युक्त होंगे और इस प्रकार के अंडाणु जब निषेचन करेंगे तो निषेचन करने के फलस्वरूप कुल गुणसूत्रों की संख्या 24 और 23 कितनी हो जाएगी? 47 हो जाती है। और इस प्रकार की विकृति को हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। इस प्रकार की विकृति होती है उसमें आप ध्यान दीजिए 600 सामान्य बच्चों के अनुपात में 1 होती है ना, 600 अनुपात 1 इनके अनुपात देखा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके लक्षण क्या क्या देखे जाते हैं जो हमें ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें लक्षण कौन कौन से देखे जाएंगे तो आप ध्यान दीजिए। इस प्रकार का होता है, उसमें ललाट होता है वो चौड़ा होता है, यानी ललाट या जो करोटी होती है वह कैसी होती है? चौड़ी होती है। तो इसमें करोटी होगी या ललाट होगा वह कैसा दिखाई देता है? चौड़ा दिखाई देता है, चौड़ी होती है। दूसरी ध्यान दीजिए तो इसमें गर्दन होती है वो छोटी होती है। गर्दन कैसी होती है? ललाट चौड़ा होगा, गर्दन कैसी होगी? छोटी होती है। और आप ध्यान दीजिए अंगूठा होता है वो छोटा होता है, अंगूठे होता है वो छोटा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें आप ध्यान दीजिए तो जो हाथ और पैर होते हैं उसमें मोटे होते हैं एवं भद्दे होते हैं। तो इस प्रकार से हाथ एवं पैर होते हैं, हाथ एवं पैर होंगे वे मोटे होंगे और गद्दी युक्त होते हैं और भद्दे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से भद्दे दिखाई देते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तथा इसमें ध्यान दीजिए तो मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। मुंह आंशिक रूप से क्या रहता है? आंशिक रूप से क्या रहता है? खुला रहता है। तो इसमें मुंह आंशिक रूप से खुला रहेगा और ये मंद बुद्धि होते हैं, यानी बुद्धि अल्प विकसित होती है। बुद्धि कैसी होगी? अल्प विकसित होती है, मंद बुद्धि भी होते हैं। तो इस प्रकार से होंगे। तो इसमें ललाट या जो करोटी होगी वो चौड़ी होती है, गर्दन छोटी होती है, अंगूठा छोटा और हाथ पैर के पैर मोटे भद्दे होते हैं। तथा आप ध्यान दीजिए मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है और बुद्धि अल्प विकसित होती है। इस प्रकार के लक्षणों युक्त व्यक्ति होता है उसे हम मंगोलियन मूर्ख कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? मंगोलियन मूर्ख भी कहा जाता है। तो इस रोग को इस कारण से इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। तो ये रोग होगा, इसे मंगोलियन मूर्ख और इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं या इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं? मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहला सिंड्रोम हमें ध्यान रखना है जिसे हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें होता क्या है, कौन से गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है? 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है। इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है। और कौन कौन से इसके लक्षण देखे जाते हैं या मंगोलिज्म किसे कहते हैं, ऐसा भी परिभाषा पूछी जा सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों में ललाट चौड़ी, गर्दन छोटी, हाथ पैर मोटे और भद्दे और मुंह आंशिक रूप से खुला होता है, मस्तिष्क होता है वो असामान्य आकृति का होता है, बुद्धि अल्प विकसित होती है। इस प्रकार के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मंगोलिज्म मूर्ख कहा जाता है या मंगोलिज्म कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पहले प्रकार का सिंड्रोम जिसे हम क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब दूसरा सिंड्रोम हमें ध्यान रखना है और वह कौन सा सिंड्रोम ध्यान रखना है? एडवर्ड सिंड्रोम। तो सेकंड टाइप का सिंड्रोम है जिसे किस नाम से जानते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम होता है यह असामान्यता किसके कारण से होते हैं? 18वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति आ जाने से। 18वें गुणसूत्र में अतिरिक्त प्रति आ जाने से इस प्रकार का होता है, अतिरिक्त प्रति आ जाने से होता है। तो इस प्रकार से
18वें गुणसूत्र में अतिरिक्त प्रत्यय आ जाने से इस प्रकार की जो है वह विकृति उत्पन्न होती है, ये हमें ध्यान रखना है। एडवर्ड सिंड्रोम होगा, इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसमें जो बच्चे होंगे वे मंद बुद्धि होते हैं। किस प्रकार के होंगे? मंद बुद्धि होते हैं, बुद्धि कम विकसित होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप ध्यान दीजिए, मंद बुद्धि होते हैं। एवं आपको ध्यान रखना है जो ठोड़ी होती है वह पीछे की ओर धसी हुई होती है। तो ठोड़ी होगी, वह ठोड़ी पीछे की ओर धसी रहती हैं, पीछे धसी रहती हैं। तो ठोड़ी होगी वो पीछे धसी हुई होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तथा होठ होता, ऊपरी होठ होता वह कटा हुआ होता है। आप देखिए इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उसमें ऊपरी होठ होगा वह कटा हुआ दिखाई दे। ऊपरी होठ में विदर या खांच उपस्थित होती है। ऊपरी होठ में क्या उपस्थित होती है? विदर या खांच उपस्थित होती हैं। तो इसमें विदर या खांच दिखाई देती है। थोड़ी पीछे की ओर धसी होती है। मंद बुद्धि होते हैं। मस्तिष्क होता है वो बड़े आकार का होता है। मस्तिष्क होगा वह कैसा होता है? बड़ा होता है एवं असामान्य आकार का होता है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क होगा वह बड़ा होगा, असामान्य आकार का होगा। और आप ध्यान दीजिए, अंगुली होती है, अंगूठे होते हैं वह छोटे होते हैं, अंगूठे होते हैं वह छोटे होते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अंगूठे छोटे होंगे, मस्तिष्क बड़ा होता है, ऊपरी होठ होते हैं उसमें विदर या खांच उपस्थित होती है। और आप ध्यान दीजिए, थोड़ी पीछे की ओर धसी हुई होती है और मंद बुद्धि होते हैं। इस प्रकार के रोगग्रस्त व्यक्ति को हम किस सिंड्रोम से ग्रसित कहते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। और ये एडवर्ड सिंड्रोम किसके कारण से होता है? 18वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रत्यय के आ जाने से इस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है। तो यह विकृति किसके कारण से उत्पन्न होगी? 18वें गुणसूत्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है। यहाँ तो कौन सा गुणसूत्र ध्यान? 21वें गुणसूत्र की। यहाँ आपको कौन से? 18वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रत्यय आ जाने से इस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है, ये हमें ध्यान रखते हैं। इसमें एक और आप ध्यान रख सकते हैं संरचना से संबंधित। तो आप ध्यान दीजिए, संरचनात्मक परिवर्तन, गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन होता है, उसके कारण से भी असमानताएं उत्पन्न हो सकती है। तो आप ध्यान दीजिए, तीसरा इसमें आप दे सकते हैं विविध संरचनात्मक असामान्यताएं। विविध संरचनात्मक असामान्यताएं या असामान्यताएं, विभिन्न संरचनात्मक असामान्यताएं। तो विभिन्न संरचनात्मक असमानताएं कौन कौन सी होती हैं? तो उसमें ध्यान दीजिए कि गुणसूत्रों की संरचना होती है, उस संरचना में किसी भी भाग के या अंश के या किसी खंड के विलोपन होने के कारण से इस प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। तो ये विकृतियां गुणसूत्र के किसी अंश या खंड विशेष के विलोपन होने के फलस्वरूप इस प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कि उदाहरण ध्यान रख सकते हैं इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन से, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन से, छोटी भुजा के विलोपन से, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन से क्राई टू चैट सिंड्रोम होता है। कौन सा सिंड्रोम होगा? तो आप ध्यान दीजिए, क्राई टू कैट सिंड्रोम होता है। तो इससे कौन सा सिंड्रोम होगा? क्राई टू चैट सिंड्रोम इससे होता है। और इस प्रकार के बच्चे होते हैं, उन बच्चों में रोते समय बिल्ली के समान आवाज़ आती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। विविध संरचनात्मक असमानताएं भी उत्पन्न होती हैं, जिसमें आप ध्यान दीजिए 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन से क्राई टू चैट डिजीज होती है या सिंड्रोम होता है। और इस सिंड्रोम में बच्चे जब रोते हैं तो उसमें बिल्ली जैसी आवाज़ आती है। तो ये इस प्रकार से 3 प्रकार के हमें जो असमानता ध्यान, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र त्रिसूत्रता से, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता से, और आपको ध्यान के विविध संरचनात्मक असमंजस्य की 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन से उत्पन्न होती हैं। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, अगला हमें ध्यान रखना है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम है वह किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो आप ध्यान दीजिए, ये किस गुणसूत्र संबंधित? लिंग गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। यानी इसमें लिंग गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, उनकी संरचना या संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण से कौन सा सिंड्रोम होगा? तो टर्नर सिंड्रोम होता है। ये टर्नर सिंड्रोम होता है वो महिलाओं में होता है। इस प्रकार का सिंड्रोम होगा वह महिलाओं में होता है। ये केवल किस में होगा? महिलाओं में होता है। तो ये सिंड्रोम केवल किस में देखा जाता है? महिलाओं के अंदर इस प्रकार का सिंड्रोम देखा जाता है, टर्नर सिंड्रोम। इस प्रकार के सिंड्रोम के अंदर महिलाओं में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है। महिलाओं में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र उपस्थित होने के कारण से इस प्रकार का एक एक्स गुणसूत्र होता है, उसकी कमी हो जाती है। महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ध्यान रखिए, महिलाओं में एक
एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, ये हमें ध्यान रखना है, जिसके कारण से कुल क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वह 45 हो जाती है, जिसमें आप ध्यान दीजिए 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं और साथ में एक एक्स गुणसूत्र और साथ में क्या होगा 0, यानी यहाँ पर जो अंडाणु होंगे उनके अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, 2 एक्स क्रोमोसोम नहीं होंगे। इन एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है यहाँ पर कमी हो जाती है, जिसके कारण से टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है 45 या 45 हो जाती है। यानी ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो 44 और एक एक्स गुणसूत्र होगा, जबकि एक एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। इस कारण से कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना सिंड्रोम होगा, उसे हम क्या कहेंगे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। इस प्रकार की महिलाएं होती है वह जनन अक्षम होती हैं। तो इस प्रकार से जनन अक्षम होती है, ये हमें ध्यान रखना है, जनन करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की महिलाओं में अंडाशय होगा उसका परिवर्धन नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है, और अंडाशय का पूर्ण रूप से विकास नहीं होने के कारण से ये महिलाएं होगी वह कैसी होगी बांझ होती हैं, ये हमें ध्यान रखना बंध्य होती हैं। तो इस प्रकार की महिलाएं होगी वह कैसी होगी बंध्य या बांझ होती हैं, जनन अक्षम होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी क्या होता है अभाव होता है। इस प्रकार की महिलाएं होगी उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनका क्या होता है लैंगिक लक्षणों का क्या होता है अभाव होता है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना, जैसे कि स्तनों का विकास होना, आवाज़ का पतला होना, तो इस प्रकार से ये जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण इसमें विकसित नहीं होते या बहुत कम विकसित होते हैं। तो इस सिंड्रोम को हम क्या कहेंगे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए टर्नर सिंड्रोम के बारे में एक बार वापस से सुन लीजिए। यह सिंड्रोम केवल महिलाओं में होता है और इस प्रकार का सिंड्रोम होता है उसमें कि महिलाओं में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है और जिसके कारण से ये रोग उत्पन्न होता है। यानी इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 45 होगी, जिसमें 44 ऑटोसोम और एक एक्स गुणसूत्र होगा, जबकि एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, हमें ध्यान रखना है। और इस प्रकार की महिलाएं होती हैं वो जनन करने में सक्षम नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें अंडाशय अल्प विकसित होता है, अंडाशय का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और अंडाशय में अंडजन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तथा इस प्रकार की महिलाएं होती हैं उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या होता है अभाव होता है। इस रोग को हम क्या कहेंगे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट अगला हमें ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए वो कौन सा ध्यान रखना हमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह सिंड्रोम सामान्यतः पुरुषों में होता है। यह किस में होता है यह सिंड्रोम होगा वह या यह विकार होता है असामान्य होती है वह किस में होती है पुरुषों में होती है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी पुरुषों में इस प्रकार का सिंड्रोम देखने को मिलता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा इस सिंड्रोम में क्या होगा तो एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतियों का आ जाना, एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतियों का आ जाना इसका कारण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अतिरिक्त प्रतियों का आ जाना इसका प्रमुख कारण होता है। यानी इसमें जो लैंगिक जन होगा उस दौरान जो एक्स गुणसूत्र होंगे उनमें एक प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रतियां आ जाती हैं, जिसके कारण से गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 46 हो सकती है, 47 हो सकती है या 48 हो सकती है। 46 के बाद 47 हो जाएगी या 48 यहाँ कितनी हो जाएगी 49। 46 तो सामान्य होती है, सामान्य से अधिक हो जाती है, हमें ध्यान रखना है। यानी इस प्रकार की परिस्थिति होगी उसमें ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या तो 44 ही रहेगी, परंतु एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त आ गया तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो गई, ये भी स्थिति हो सकती है। या ऐसी स्थिति हो सकती है 44 ऑटोसोम्स और 2 एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त रूप से आ जाते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। यहाँ 44 ऑटोसोम्स और आप ध्यान दीजिए 3 एक्स गुणसूत्र होते हैं वो अतिरिक्त रूप से आ जाते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 49 हो सकती है। कई बार वाई गुणसूत्रों की संख्या भी अधिक हो सकती है, सामान्यतः इस प्रकार का देखा जाता है। इसमें अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और एक्स गुणसूत्रों के अतिरिक्त प्रतियों के आ जाने के कारण से जो सिंड्रोम होता है उसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। उस सिंड्रोम को क्या कहेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस प्रकार के पुरुष होते हैं उन पुरुषों में आपको क्या ध्यान रखना है कि गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण से पुरुष कैसे होते हैं बांझ होते हैं, बंधे होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये पुरुष कैसे होंगे बांझ होंगे, यानी जनन करने में सक्षम नहीं होते हैं। तथा इन पुरुषों में महिलाओं के समान लक्षण प्रकट होते हैं। इन पुरुषों में महिलाओं के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। महिलाओं के समान स्तनों का
विकास होना, इस प्रकार के महिलाओं के समान लक्षण दिखाई देते हैं, महिलाओं के समान लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जो रोगग्रस्त व्यक्ति होते हैं, इन पुरुषों में महिलाओं के समान लक्षण दिखाई देते हैं और इस कारण से इस रोग को हम एक और नाम देते हैं, गायनेकोमास्टिया भी कहा जाता है। तो इस रोग को हम किस नाम से जानते हैं? इसे गायनेकोमास्टिया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से गायना मतलब स्त्रियों के समान और मास्टिया का मतलब क्या हुआ? लक्षण उत्पन्न होना, यानी स्त्रियों के समान स्तन वगैरह होते हैं, उनका विकास हो जाता है। तो इस प्रकार के रोग को हम गायनेकोमास्टिया कहेंगे। और गायनेकोमास्टिया होता है किस सिंड्रोम के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इस सिंड्रोम में होता क्या है? एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतियां आ जाती हैं और एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतियां आने के कारण से जो पुरुष है वे बंधे होते हैं, जनन करने में असक्षम होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, मनुष्य के अंदर गुणसूत्र से संबंधित विकृतियां कौन कौन सी होती है। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। ध्यान दें, लैंगिक जन्म के दौरान भ्रूणीय विकास में गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले बच्चे होते हैं वह असामान्य उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार की असमानताएं होती हैं वे गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। और ये असमानताएं होगी, ये लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र दोनों से संबंधित हो सकती है। इस आधार पर जो गुणसूत्रीय विकृतियां होती हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहली ऑटोसोमल असामान्यता है या अलिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यता है। इस प्रकार की असमानता होती है वो अलिंग गुणसूत्रों में संख्या और संरचना परिवर्तन होगी, उसे हम ऑटोसोमल कहेंगे। लिंग गुणसूत्र संबंधी होगी उसे हम क्या कहेंगे? लिंग गुणसूत्र संबंधी असमानताएं कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। फिर उसके बाद डाउन सिंड्रोम, क्या ध्यान रखना है? 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति के आ जाने से ये उत्पन्न होता है। इस प्रकार के व्यक्ति होंगे, उन व्यक्तियों के अंदर आप देखेंगे तो गुणसूत्रों की संख्या होती है और वो क्या हो जाती है? 47 हो जाती है। इसमें ऑटोजोम्स गुणसूत्र होंगे वो 45 होंगे। 21वें गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं 21वें जोड़ी गुणसूत्र में, जिसके कारण से 21वें की त्रिसूत्रता से कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उन्हें मंगोलियन मूर्ख भी कहते हैं क्योंकि इनका लाट बड़ा होता है, सिर असामान्य रूप से होता है और गर्दन छोटी होती है, हाथ पैर होते हैं वह मोटे होते हैं एवं भद्दे होते हैं। और आप ध्यान दीजिए जो हथेली होती है उसमें पाल्म की जो उपस्थित होती है और अंगूठे छोटे होते हैं। तो इस प्रकार के जो परिस्थितियां होगी उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है और इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम किससे उत्पन्न होता है? 18वें गुणसूत्र की अतिरिक्त वृत्ति के आ जाने से होता है और इस प्रकार की असमानता उत्पन्न होने के फलस्वरूप जो बच्चे होंगे वे मंदबुद्धि होंगे। उन बच्चों में जो है वह थोड़ी पीछे की ओर धसी होती है और आप ध्यान दीजिए मुख और जो होठ होता है उस पर विदर उपस्थित होती है, खांच उपस्थित होती है। और आप ध्यान दीजिए इस प्रकार के बच्चे होते हैं वे मंद बुद्धि होते हैं, मस्तिष्क से असामान्य आकार का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर विविध संरचनात्मक असमानता, इसमें 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन से क्राइटोचैट सिंड्रोम होता है। फिर टर्नर सिंड्रोम किसके कारण से होता है? तो एक एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण से होता है। ध्यान रखना है आपको अच्छे से, टर्नर सिंड्रोम एक एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण से होता है, जिसके कारण से महिलाओं में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 45 हो जाती है, 44 प्लस 1 एक्स होता है, जबकि एक एक्स गुणसूत्र की महिला में कमी हो जाती है, जिसके कारण से महिलाएं होती है बांझ होती है, जनन करने में सक्षम नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और इस प्रकार की महिलाएं होती है इसमें अंडाशय का परिवर्धन नहीं होता है, विकास नहीं हो पाता है और अंडाशय का परिवर्धन नहीं होने के कारण से इनमें अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से जनन नहीं कर पाती है, बांझ होती है। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह सिंड्रोम होता है पुरुषों में एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति आ जाने के कारण से होता है और इस प्रकार की परिस्थिति होती है। उन परिस्थितियों में 47, 48 या 49 गुणसूत्र हो जाते हैं और इनमें पुरुष होते हैं वो बांझ होते हैं और पुरुषों में महिलाओं के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। इसी के साथ में आपका जो मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां हैं वह कंप्लीट होता है। धन्यवाद, थैंक यू।